एक डॉक्टर साहब बोले, भाई साहब कहाँ के हो? मैं राजस्थान का। कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा यहाँ जा रहा हूँ मुड़े से। बोल क्यों? मैंने कभी सम्मेलन है, पेट्रोल पंप पर साहब कब सम्मेलन करा रहे हैं, उसमें कविता पढ़नी। बोला आप कभी हो? मैंने कहा हाँ। बोला आप काहे के कभी हो, आप तो बीमार हैं। अरे मैं डॉक्टर साहब मैं बीमार नहीं हूँ, मैं सही हूँ। अरे बोल मैं डॉक्टर हूँ, मेरा विश्वास कर। आप में खून नहीं है, खून चेक करा ले। मैं डॉक्टर साहब जब खून नहीं आए तो चेक का कराऊं? अरे बोला अपना ब्लड प्रेशर चेक करा ले। मैं डॉक्टर साहब जब ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर कहां से होगा? और ब्लड प्रेशर के बारे में मैं खूब जानता हूं। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता मेरा ब्लड हाई था और इंटर किया तो मध्यम रह गया। और जादन थे डॉक्टर साहब घर बारी आइए, वादन थे लो चल रहा है। फिर भी साहब डॉक्टर साहब ने सिरंज उठाई, मेरे लगाई। 10 मिनट बाद डॉक्टर साहब के पसीना, डॉक्टर साहब के पसीना। मैं डॉक्टर साहब क्या हुआ? बोले भाई साहब खून नहीं मिला है। मेरे डॉक्टर साहब की सिरंज को तोड़ा। मैं डॉक्टर साहब आपके बजाय तो हिंदुस्तान के मच्छर अच्छे हैं, जहां मुझे काटते हैं तुरंत खून निकाल लेते हैं। माफ करना यूपी वालों, मैं यूपी के किसी डॉक्टर की रचना नहीं पढ़ रहा हूं। मैं अपने राजस्थान के उस डॉक्टर की रचना पढ़ रहा हूं कि मरीज का दाहिना पैर कटना था, डॉक्टर साहब ने बायां पैर काट दिया। सत्य घटना है, सत्य रचना है। अच्छी लगे समर्थन देना, अच्छी ना लगे तो शांत बैठे रहना। कि एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी, एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी, डॉक्टरों की भीड़ घेरे खड़ी। तो डॉक्टर साहब मरीज से बोले, बोल भैया तेरी अंतिम इच्छा वो तो बता जा। मरीज बोला, डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा है कि मेरी जगह तू मर जा। मरीज बोला, और डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा है कि मेरी जगह तू मर जा। तो डॉक्टर साहब हो गए नाराज। मरीज बोला, हजूर आप क्यों होते नाराज? मेरी विनती पे दीजिए ध्यान, आप तो इस कलयुग के साक्षात भगवान। डॉक्टर बोला कैसे? मरीज बोला ऐसे कि चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं। चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं, और दाहिने पैर की जगह आप बाएं पैर को काट सकते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते हैं? क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते? एक छोटी सी और साहब कि मैं व्यास जी इंटरव्यू देने चले गए साहब, दोनों साथ साथ के, साल भर का अंतर है हमारी इसकी उम्र में। दिल्ली हम और भाई साहब इंटरव्यू देने चले गए नौकरी काजे। वहां पहले मेरा नंबर आया। अरे बोल भाई साहब कोई बाबूलाल डीगिया है? मैंने कहा सर मैं हूं। बोल अंदर जाओ इंटरव्यू दे आओ। भाई साहब मैं इंटरव्यू देने अंदर पहुंचा तो अधिकारी जी ने एक प्रश्न सरकाया। बोले बेटा भारत की सर्वप्रथम स्त्री प्रधानमंत्री कौन थी? मैंने कहा सर श्रीमती इंदिरा गांधी। बोले पृथ्वी कैसी है? मैंने कहा सर गोल है, चपटी है, खोज जारी है। बोले भारत आजाद कब हुआ? मैंने कहा सर 1857 से प्रयास किए गए, 1947 में सफलता मिली। बोल ठीक है बेटा तेरा इंटरव्यू हैगा, तू बाहर जा। जैसे ही साहब मैं बाहर आया, व्यास जी बोले, बोल डीगिया जी क्या पूछा है? मैंने जल्दी जल्दी में 3 प्रश्नों का उत्तर बता गया। पहले का इंदिरा गांधी, दूसरे का गोल है, चपटी है, खोज जारी है, तीसरे का बता दिया 1857 से प्रयास किए, 1947 में सफलता मिली। भाई साहब को आवाज लगी, बोल सोमदत्त व्यास जी। बोल जी साहब, बोल जाओ इंटरव्यू दिया आओ। भाई साहब जी अंदर गए, इनको ये पता नहीं अधिकारी का मुंह बदल गया। उन्होंने सीधी सादी भाषा में अधिकारी ने पूछा कि आपका क्या नाम है? ये बोले श्रीमती इंदिरा गांधी। अरे बोल तेरी बुद्धि कैसी है? बोल गोल है, चपटी है, खोज जारी है। बोल तुम पैदा कब हुए? बोला 1857 से प्रयास किए गए, 1947 में सफलता मिली। ऐसे आदरणीय व्यास जी बैठे हैं। लीजिए साहब, सुबह सुबह का वक्त मस्जिद की अजान और मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। सुबह सुबह का वक्त मस्जिद की अजान, मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। और चाय का प्याला लेके मेरे चारपाई के पास खड़ी घरवारी बोली, अजी सुनते हो? मैंने कहा सुन रहा हूं, बहरा नहीं हूं। बोल क्या कहना है कह दीजिए। बोल मैं कब की खड़ी हूं, लो चाय पी लीजिए। मैंने कहा सुबह सुबह का वक्त है, राम रहीम का नाम लेने दीजिए, इस चाय को 10 मिनट बाद दीजिए। तो गुस्से में बोली कि 10 मिनट में तो ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा कौमकत तेरी उम्र 70 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो कहा चाहे 10 मिनट पे ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा कम वक्त तेरी उम्र 70 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो कहा चाहे 10 मिनट में ठंडी है जाएगी।
भाई साहब इतनी कहने पर गुस्से में तेज कमरे से बाहर आके बड़े जोर से रोने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मेरी ये अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, मेरा एक थोड़ा सा काम कर दीजिए, इस संसार से मेरे पति बाबूलाल डीगिया को उठा लीजिए, मुझे विधवा बना दीजिए। इतनी सुनने पर अपन भी गुस्से में थे, बैग उठाया कमरे से बाहर। घरवाली बोली कहां जा रहे हो भरतार? मैंने क्या आत्महत्या करने? बोला आत्महत्या करनी है तो जल्दी कर लीजिए, ये भी आपके हित में होगा, और 4 दिन पीछे मरा तो तेरा दाह संस्कार नहीं होगा। मैं बोला कैसे? घरवाली बोली ऐसे कि मैं देख रही हूं ये पर्यावरण का सीजन, और जब खाने पकाने को नहीं तो तुझे जलाने को कहां से लाऊंगी ईंधन, तुझे जलाने को कहां से लाऊंगी ईंधन। ठोको ताली अगर अच्छी लगी हो तो एक बार। मैंने कहा तू मेरी ईंधन की फिक्र मत कर, तेरा ध्यान किधर मैं समझाता हूं, आओ इधर। ठीक मेरे मरने के बाद शमशान घाट जाना, 5 हीटर रख के घर चली आना, बड़े बेटे को समझाना, बेटे जाना बटन दबाना, पापा को जला के घर चले आना। बोल ठीक है, तेरे मरने के बाद शमशान घाट जाऊंगी, 5 हीटर रख के चली आऊंगी, बेटे को समझाऊंगी, बेटा जाएगा बटन दबाएगा, तुझे जला के घर चला आएगा। पर तू एक बात बता, जलने के बाद पता नहीं स्वर्ग या नरक जाएगा, पर इस महंगाई में जो इन 5-5 हीटरों का बिल आएगा उसे का तेरा बाप चुकाएगा, उसे का तेरा बाप चुकाएगा। देखिए साहब, मेरा सौभाग्य नौकरी हेतु कॉल लेटर आया, नौकरी हेतु एक कॉल लेटर आया, मैं फूला नहीं समाया, खुद पढ़ा, मित्रों को पढ़वाया, 7 तारीख को इंटरव्यू के लिए बुलाया। जिस दिन 7 तारीख आई, साइकिल उठाई, दफ्तर आए, 5 अधिकारी बैठे पाए, वहां के चपरासी ने आवाज लगाई, कोई बाबूलाल है भाई? मैंने कहा सब मैं हूं। बोला अंदर जाओ इंटरव्यू दे आओ। मैंने साहब अधिकारी जी के सामने अपना सिर झुकाया, अधिकारी जी ने एक प्रश्न मेरे तरफ सरकाया, बोल बेटा भूगोल पढ़ी है? मैंने कहा जी पढ़ी है, खूब पढ़ी है, और 8 में तो लगातार 4 साल पढ़ी है। भूगोल पढ़ी है और 8 में तो लगातार 4 साल पढ़ी है, तो बोल बताओ वनों से हमें क्या लाभ होते हैं, बताओ वनों से हमें क्या लाभ होते हैं? मैंने कहा हजूर वनों से तो हमें बहुत लाभ होते हैं, वन हमारे बहुत काम आते हैं, चोरी डकैती अपहरण और बलात्कार करके वनों में ही तो छिप जाते हैं, वन हमारे बहुत काम आते हैं, चोरी डकैती अपहरण और बलात्कार करके वनों में छिप जाते हैं और पुलिस की धरपकड़ से बच जाते हैं, वीरप्पन का चलाई वीरप्पन के बाप बन जाते हैं। हजूर वन हमारे बहुत काम आते हैं, वन हमारे बहुत काम। दूसरे अधिकारी ने बुलाया, उसने भी एक प्रश्न मेरी तरफ सरकाया, बोल बेटा हिंदी के बारे में जानते हैं? मैंने कहा सर हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते हैं, हिंदी के बारे में खूब जानते हैं। तो बोल बताओ ये गंगा कहां से आती है और कहां तक जाती है? गंगा कहां से आती है और कहां तक जाती है? मैंने कहा सर गंगा शर्मा जी के घर से आती है और वर्मा जी के घर तक जाती है। गंगा शर्मा जी के घर से आती है और वर्मा जी के घर तक जाती है, शाम को मैला बदन गीले कपड़े वापस शर्मा जी के घर पहुंच जाती है। क्या बात है, वाह। बोल तू किस गंगा की बात कर रहा है? मैं उस गंगा की बात कर रहा हूं जो हिमालय पर्वत से निकल बंगाल की खाड़ी में गिरती है, दिन भर पापियों का पाप धोती है। मैंने कहा हजूर वो गंगा पापियों का पाप धोती होगी, पर ये गंगा जब सुबह सुबह शर्मा जी के घर से वर्मा जी के घर तक जाती है तो दिन भर झूठे बर्तन और मैले कपड़े इस पेट की खातिर धोती है। वो गंगा मैं पापियों का मैल धोती है, ये झूठे बर्तन और मैले कपड़े इस पेट की खातिर धोती है, वो इस पेट की खातिर धोती है। वाह वाह, बहुत बढ़िया, वाह वाह। तीसरे अधिकारी ने बुलाया, उसने भी एक प्रश्न मेरी तरफ सरकाया, बेला अब की साल पद्म श्री किसको मिली? बेटा पद्म श्री अब की बार किसको मिली? मैंने कहा सर पद्म श्री तो अब की बार मुझे मिली। बोल पद्म श्री आपको? मैंने कहा जी हाँ। बोल कैसे? मैंने कहा सर ऐसे बैसाख में मेरी शादी हुई थी, मेरी धर्म पत्नी का नाम पद्म श्री है इसलिए मुझे मिली, पिछले साल का पता नहीं जान किसको मिली। बढ़िया है। और जाते जाते बहुत बढ़िया, वाह। एक छोटा सा व्यंग। स्वागत पढ़ो। इनके लाला बोले पापा ब्याह जिनके छोटे से बच्चा में माई बैठो, पापा बहुत सारा बच्चा है ना। हाँ पापा तेरी शादी है गई क्या? बोले हाँ बेटा है गई। बोल कौन के संग हुई? बोल तेरी मम्मी के संग। वाह रे वाह, खूब होशियार है, घर के घर में शादी कर ली, देखो कैसे होशियार है।
लीजिए साहब छोटा सा व्यंग एक। बहुत बढ़िया वाह। मेरा 6 वर्षीय बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया। 6 वर्षीय बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया और बोला, बोल पापा पापा गजब हो रहा है, अपनी कॉलोनी में जलने वाला रावण अब की बार नहीं जल रहा है। मैंने कहा नहीं बेटे, रावण जलेगा, ऐलान हो चुका है, पर वो ऐसे वैसे नहीं, राम के बाण से जलेगा। बोल पापा सच मान, रामचंद्र जी खूब चला रहे हैं बाण, फिर भी नहीं जल रहे श्रीमान। तो बच्चे को लेकर साथ में रामलीला मैदान में आया। देखकर दृश्य में भी चकराया। राम चला रहे थे बाण, रावण के चेहरे पर मुस्कान, उनके मुख से एक ही आवाज, मैंने जलूंगा आज। तब एक सज्जन भीड़ में से दहाड़ता हुआ रावण को पुकारता हुआ बोला, रावण तू नहीं जलेगा तो क्या तेरा बाप जलेगा, तेरे बदन में लगे पटाखों से हम लोगों को मजा आएगा। रावण घुर्राया, 10 शीशों को उसकी तरफ घुमाया और बोला, बोल मूर्ख तू कहां से आ रहा है, मुझे हर साल जलता देखता है, फिर भी तेरा पेट नहीं भरता है, और अगर तुझे जलना ही देखना है तो तेरा पूरा भारत वर्ष देख ले, जो संप्रदाय की आग में जल रहा है, जलना ही देखना चाहता है संप्रदाय की आग में। वाह। तब सिंधियों को लेकर सहारा में ऊपर तक चढ़ा और धीरे से रावण के कान में कहा, भैया रावण जल जाओ, ये जनता परेशान है, दिल मत दुखाओ। रावण बोला, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, आप अपने घर जाओ। मैं बोला क्यों? रावण बोला यूं, अध्यापक परीक्षार्थी बोल क्यों? बोला परीक्षार्थी रोडवेज वाले, अध्यापक और परीक्षार्थी, बिजली वाले और रोडवेज वाले, ये बिजली वाले गर्मियों में, रोडवेज वाले शादियों में, सूरज हमेशा गर्मियों में, ये एक एक साल में 4-4 बार करते हैं, इसलिए दशहरे का दिन है आज हम भी हड़ताल करते हैं। वो मैंने कहा भैया तेरे मांग पत्र हो तो मुझे बताओ, मैं रामचंद्र जी से आपका समझौता कराता हूं। कि रामचंद्र जी से मेरा समझौता, आप मानव है, मानवता आपकी जात है, मुझे राम तो नहीं राम के भक्तों से सिखाते हैं जो बिना कारण मुझे हर साल जलाते हैं। अगर तुम्हें जलाना है तो दहेज के दानव को जलाओ, और भी जलाना है तो इस कुर्सी की खातिर जीने मरने वालों को जलाओ, और भी जलाना है तो अपने स्वार्थ हेतु वतन के बेचने वालों को जलाओ, और भी जलाना है तो कन्या का जन्म लेने से पूर्व पेट में मारने वाली बेटी के हत्यारे बाप को जलाओ। ऐसे हत्यारे बाप को जलाओ, ऐसे हत्यारे